हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र श्री गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल पटना सिटी से। आज जो है फिज़िक्स चैप्टर 1 जो है पार्ट 2 में बताए थे कुछ परिभाषा, और उस परिभाषाओं में जो है और कुछ शब्द छूट गए थे, तो वो शब्द जो है आज लिखाएंगे और आज का क्लास का श्री गणेश करेंगे। तो लिखना आप लोग जो है शुरू करें। तो उसमें जो टॉपिक लिखाए थे, लास्ट टॉपिक जो बताए थे आप लोग को, सेकेंडरी एक्सिस, जिसको बोले थे गौण अक्ष के बारे में, तो वो बता दिए थे कि केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है दर्पण के परावर्तक सतह से, तो उसी को बोलते हैं गौण अक्ष। तो आज जो है बताएंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दोनों दर्पण में फोकस जो होता है उस फोकस का परिभाषा क्या होगा और कैसे उसको हम डायग्राम में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे फिगर यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो है क्या है, अवतल दर्पण है। ये जो है उत्तल दर्पण है। देख रहे हैं सतह उठा हुआ है, इसका सतह जो है अंदर की ओर है। और जब भी हमेशा वस्तु होता है तो आप एक नोट करके कहीं पे लिख लें कि जब भी वस्तु कहीं पे हो तो दर्पण के हमेशा आगे होता है। ठीक है, तो चलिए अब कैसे निकालते हैं, पहले फिगर समझिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह प्रधान अक्ष है। ये जो लाइन बोले थे कि P और इसके बीच में जो है ये सेंटर होता है, इसके सेंटर से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। तो जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण के परावर्तन सतह से टकराने के बाद जहाँ पे सभी किरणें, मतलब प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर जहाँ पे सभी किरणें मिलते हैं, या इसमें अगर उत्तल के बारे में बोला जाए तो इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं, जिसको हम फोकस को हम इंग्लिश में फोकस कहते हैं, FOCUS, फोकस। तो ये हुआ दर्पण में उत्तल भी बता दिए और अवतल भी बता दिए, और दोनों का फोकस जो है वो भी बता दिए। अब फोकस को जो है F से डिनोट किया जाता है, F से। ठीक है, आप लोग जो है ये सब लिखते चलेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ें, ताकि काफ़ी मैं जो है आसानी शब्दों से मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग किताबी भाषा से ना समझें, आसानी भाषा समझें और इसे समझ कर अपने भाषा में जो है इसे लिखें। तो आप लोग का जो है माइंड का विकास होगा कि कैसे फिजिक्स और अच्छा हो सकता है। तो बच्चों अब ध्यान दें, अब जो है अगला शब्द जो है, अगला पद है, उसका परिभाषा लिखाएंगे, जो आप लोग को अगर कभी सुने होंगे तो कभी बोला जाता है दर्पण का द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? तो द्वारक होता है, इसको इंग्लिश में अपार्चर कहते हैं। यहाँ पे A है अपार्चर। तो इसका परिभाषा लिखे, आप लोग ध्यान दें। तो है ये गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण उत्तल और अवतल दर्पण। तो लिखिए गोलीय दर्पण के मीन्स दोनों में से गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो वृत्ताकार भाग है या सीमा रेखा जो देख रहे हैं यहाँ पे, इस वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होगा वही जो होगा दर्पण का द्वारक होगा। तो थोड़ा ध्यान दें, जैसे यहाँ पे MN जो लिख रहे हैं, चाहे वो दोनों में, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, दोनों के लिए ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस अध्याय में, या आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण, तो इस दर्पण में द्वारक जो है हमेशा वक्रता जो त्रिज्या होता है उससे बहुत छोटा हम लेंगे, और इसी का जो है आगे जो है प्रतिबिंब बनाने में भी इसका हम जो है प्रयोग करेंगे। तो अब अगला शब्द फिर आएगा नेक्स्ट। तो बच्चों अब ध्यान दें, अगला जो टॉपिक बताएंगे, अगला जो शब्द होगा, ये द्वारक तो हो गया, आप लोग को द्वारक खत्म हो गया। अब जो है देखिए द्वारक के बाद क्या शुरू करते हैं। तो आपने जो है सुना होगा फोकस दूरी किसे कहते हैं, वस्तु दूरी किसे कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं। तो ये सब के बारे में थोड़ा अब जो है लिखें। तो पहला जो हम आपको बताएंगे वो फोकस दूरी बताएंगे। फोकस दूरी चाहे वो उत्तल का हो या अवतल का हो, ठीक है। तो फोकस दूरी होता क्या है? तो दर्पण में, दर्पण मीन्स गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस, इसकी बीच की दूरी, मतलब ये दूरी देख रहे हैं, फोकस ये ध्रुव हो गया और ये फोकस, इसकी बीच की जो दूरी होती है, चाहे वो उत्तल में हो, चाहे वो अवतल में हो, चाहे वो उत्तल में हो, तो इस दूरी को ही कहते हैं क्या? फोकल लेंथ। और जिसको हम F से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से।
ठीक है, जो आपको यहाँ पे हम शो कर रहे हैं स्मॉल एफ, यहाँ पे हम बता दिए आपको। और एफ इसलिए क्योंकि ये फोकस होता है, इसलिए जो है स्मॉल एफ से शो किया जाता है। ये स्मॉल होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला जो है, अब जो है ये देख रहे हैं ये सेंटर है और ये पी है। तो अब जो है वक्रता त्रिज्या, मतलब इसको बोलेंगे त्रिज्या बोल सकते हैं। वक्रता त्रिज्या होती है क्या? तो ध्रुव और केंद्र यानी कि दर्पण का जो केंद्र है उसके बीच की जो मिलाने वाली जो दूरी है, मतलब देख रहे हैं ये ध्रुव हो गया और ये सेंटर है, तो इसकी जो मिलाने वाली जो दूरी है, ये दोनों के बीच की जो दूरी है, वही आपका क्या होगा? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से शो करते हैं। एन जो है नीचे लिखें आर, यहाँ पे भी देख रहे हैं ये आर हो जाएगा। तो आर इसलिए क्योंकि ये आर से शो किया जाता है, कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस होता है आर से, इसी कारण। अब जो है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी जो होता है इसको है, अब अगला पॉइंट लिखे शब्द। तो वस्तु दूरी होता क्या है? तो अगला है क्या? वस्तु दूरी, जिसको हम यू से शो किया जाता है। तो दर्पण पे मीन्स बोलिए दर्पण या उत्तल दर्पण, तो वस्तु जहाँ पे है वो वस्तु से दर्पण का जो ध्रुव है उसकी बीच की जो दूरी होगी वही होगी वस्तु दूरी। और हमेशा आपको पता है कि वस्तु हमेशा दर्पण के आगे की ओर होता है, तो इसके बीच में मतलब ये हुआ ये कि वस्तु दूरी, वस्तु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु दूरी, जिसको यू से डिनोट किया जाता है। अब अगला जो है आता है प्रतिबिंब दूरी। या आपको क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आएगा तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो प्रतिबिंब की स्थिति ही मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, मतलब दर्पण से वो कहाँ पे है। तो प्रतिबिंब दूरी मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ बना, मीन्स उस प्रतिबिंब के शीर्ष बिंदु से दर्पण के ध्रुव, मीन्स ये दर्पण के ध्रुव और जहाँ बना उसकी बीच की जो दूरी होगी उसे प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और प्रतिबिंब दूरी को शो करने के लिए क्या किया जाता है? प्रतिबिंब दूरी को शो करने के लिए भी का यूज किया जाता है, स्मॉल भी का। समझे? तो इस प्रकार जो है कुछ परिभाषाएं थी जो आप लोग को दर्पण के सारे परिभाषाएं बता दिए। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप बता सकते हैं, उसे और अच्छे भाषा में, मतलब अच्छे से शब्दों में आप लोग को हम बताएंगे ताकि आप लोग अच्छे से उसे समझ लें। अब जो है अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो बच्चों ध्यान दें, अब जो है टॉपिक शुरू करेंगे। अगला जो है 1.13, इससे पहले जो चल रहा था 1.12 चल रहा था। तो अब जो है इसमें संबंध है। तो संबंध है क्या? तो जो गोलीय दर्पण आप पढ़े हैं उसमें आप देखे होंगे कि आर आया था और एक की जगह पे एफ आया था। तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, तो वही रिलेशन आप लोग को पढ़ना है। तो हेडिंग जो अगर दे सकते हैं तो ये लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, बोलिए हाँ फोकस दूरी है, उसके बीच में संबंध। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो यहाँ पे आर जो होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस चीज़ को 2 गुना एफ लिख सकते हैं। अगर इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो ये होगा एफ प्लस एफ। होता क्या है देखिए, और ध्यान रखें ये दर्पण दोनों के लिए, चाहे उत्तल हो या अवतल दर्पण हो। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ से P से F के बीच की दूरी को हम क्या कहते थे? स्मॉल f। और यहाँ से ये जो है फोकस, ये दर्पण का मतलब प्रधान अक्ष का P से F, ये F जो है मध्य बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी हमेशा बराबर होती है दोनों दर्पण में। ठीक है, इसलिए जो है F प्लस F, क्योंकि आपको पता है क्या कि R जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, P से F के बीच की दूरी। तो इस प्रकार F प्लस F रख सकते हैं। उसी चीज़ को अगर लिखना होंगे, मतलब F इक्वल टू निकालना हो F का वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू R/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो है वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी का दुगनी होती है, और फोकस दूरी के बारे में पूछा जाए तो वह वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, जो R/2 लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है ये रिलेशन है।
और ये रिलेशन जो है ये सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसको भी हम आपको बताएंगे। तो पहले इसके बारे में और कुछ टॉपिक है बता देते हैं पहले। तो बच्चों अब अगला जो है टॉपिक शुरू करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ मिरर। तो देखिए क्या होगा। तो ये जो है 1.14 हो जाएगा, इस नंबरिंग 14। तो इसमें दर्पण में मेन रूप से जो है आप लोगों को बताए थे कि शुरू में कि दर्पण दो होते हैं, और एक समतल होते हैं और एक गोलीय होते हैं। तो पहले समतल दर्पण के बारे में कुछ बता देते हैं कि उसका प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसके से संबंधित मतलब प्रतिबिंब से संबंधित क्या क्या बातें होती है, ये आप लिखिए। तो लिखें ये कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में डैश देगा। पहला पॉइंट ये होता है कि समतल दर्पण आप लोग देखे होंगे, जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं अपना जो फेस देखने के लिए, वो समतल ही दर्पण होता है, मतलब जिसकी सतह जो है प्लेन होती है। तो पहला, इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। दूसरा, और जब आभासी बनेगा तो क्या होगा, सीधा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, वस्तु का जो साइज होगा, इसमें बना हुआ प्रतिबिंब का भी साइज वही होगा, मतलब समान होगा। चौथा, प्रतिबिंब जो है दर्पण से, मतलब दर्पण जो है समतल दर्पण, उस दर्पण से जितना आगे होगा, ठीक है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतने पीछे बनता है। ये प्रतीत होगा, आपको लगेगा नहीं, मतलब ये दर्पण में देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा एहसास होगा। ठीक है। अगला जो है 5वां पॉइंट, समतल दर्पण में देखे होंगे हमेशा आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कोई इंसान कुछ खा रहा है या कुछ लिख रहा है, तो अचानक आप लोग देखते हैं कि ये इंसान बाएं हाथ से लिख रहा था तो दायां हाथ से हो गया, दिखाई देता है, दायां हाथ से लिख रहा है तो बायां दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन। ठीक है, समझ में आ गया। तो लास्ट जो पॉइंट बताया है पार्श्विक परावर्तित जिसको कहा जाता है, कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में दर्पण में क्या होगा कि अगर बायां है तो वो दायां दिखाई देगा, अगर दायां है तो बायां दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो है समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताएं। अब जो है सतह समतल था तब ऐसा बताएं, मगर अब ऐसा नहीं। अब जब सतह जो है जब वक्रीय है, मतलब जो है गोल होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति को समझने के लिए उससे पहले प्रतिबिंब जो है गोलीय दर्पण में किस प्रकार बनता है, उसमें किरण को किस प्रकार लिया जाता है, कौन कौन से किरणों का होना बहुत आवश्यक है, तो ये बारे में अब बताएंगे। तो बच्चों अब जो है ध्यान दें, गोलीय दर्पण में बता रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, उससे संबंधित कुछ जो है किरण के बारे में बताएंगे। तो आप लोग हेडिंग लिखिए कि दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त करने के लिए आवश्यक किरणें। तो पहला जो है आप यहाँ पे देखें, पहला जो आपको बताएंगे कि आप लोग देखे होंगे कि जब कोई गोलीय दर्पण में चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, तो जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर परावर्तक सतह से टकराने के बाद, मतलब परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाती है, फोकस पे जाती है। ठीक है, और इस पे फोकस पे जाते हुए प्रतीत होती है। तो पहला किरण ऐसा होगा। ठीक है। और दूसरा, इसी का ऑपोजिट अगर चला जाए कि जब कोई किरण अगर फोकस से वो गुजर रही है, इस फोकस से गुजर रही है, चाहे वह ऐसे हो चाहे वह ऐसे हो, तो वो परावर्तन के बाद, मतलब परावर्तक जो सतह है, परावर्तन के बाद वो जो है दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर निकलेगी, मतलब वहाँ से सीधा वो जाएगी। ठीक है। तीसरा जो है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से अगर दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अगर जाती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये जाती है, और इसमें क्या होगा, जाते हुए प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो है रियल होता नहीं है, आपको बताया पहले भी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या हो रहा है, जाते हुए प्रतीत हो रहा है ना,
ठीक है। तो ये आपको ये समझाना चाह रहे थे कि अगर कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए परावर्तन मतलब जो है ये दर्पण के परावर्तन सतह पर जाती है तो वो जिस दिशा से वो जाएगी मतलब जिस तरह वो जाएगी उसी तरह वो लौट जाएगी और ये आगे बढ़ जाएगी। उसी तरह इसमें देखें, इसमें क्या होगा, इसमें प्रतीत होगी जब आप लोग देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन इधर गया तो लौट गया। तो ये स्थिति अगर ऐसा रहता है कि ये लाइट जो है केंद्र से अगर इधर आ रही है तो वो क्या होगा, जिस तरह से आ रहा था वो उसी तरह से वो वापस लौट जाएगा। तो 3 का स्थिति बताएं। इसी 3 स्थिति का जो है हम लोग जो है प्रतिबिंब बनाने के समय जो है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो बच्चों अब जो है गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का जो स्थितियां होती है उस स्थितियों के बारे में आप लोगों को अब हम बताएंगे। तो इस प्रतिबिंब की स्थिति को डायग्राम के थ्रू समझने के लिए कम से कम आप जो अभी हम किरण बताए थे उन 3 किरणों में कोई भी 2 किरण आपको आवश्यक लेना ही है, तभी वो प्रतिबिंब बनेगा। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कोई भी परावर्तन होने के बाद जो किरण लौटती है और जो आपस में वो काटती है उसी कटान बिंदु के कारण किसी बिंदु का या किसी बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बनता है। तो अब चलें समझिए यहाँ पे। तो सबसे पहले ये क्या होगा कि अवतल दर्पण जिसको कहते हैं अवतल दर्पण, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहा जाता है। कॉनकेव मिरर। तो इसमें जो है वस्तु की स्थिति या प्रतिबिंब की स्थिति से संबंधित जो है 6 कंडीशन है, मतलब 6 स्थितियां आती है। और ये स्थितियां जो है समझना बहुत आसान है, मगर आप लोग जो है जो बोलेंगे वो बात पे ध्यान रखिएगा। तो वो देखिए क्या होता है। तो ये स्थितियों में जो है पोजीशन होता है कि कोई भी वस्तु कहाँ पे है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो कोई बिंदु स्रोत हो। ठीक है। तो 6 कंडीशन आपको बताया है। उस 6 कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन इनफाइनाइट से संबंधित होती है। तो इसमें आप लोग एक बात ये ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा, और बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं समझने के लिए स्थिति को, कि जब बिंदु स्रोत दर्पण के चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, ठीक है, उसके नज़दीक जब आएगा तो बिंदु की स्थिति और क्या होगा, उससे दूर जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दर्पण है, ठीक है, ये जो है ये नहीं, अवतल दर्पण पहले समझिए, क्योंकि अवतल दर्पण के बारे में बता रहे हैं। तो ये अगर अवतल दर्पण है तो पहला जो स्थिति है, अगर ये F है, ये C है, थोड़ा ये बीच में होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये होता है कि जब वस्तु इधर आएगी, मतलब देख रहे हैं कि वस्तु जो है धीरे धीरे इधर आ रही है, तो जब दर्पण से तरफ आएगी वस्तु तो प्रतिबिंब जो होगा दर्पण से और दूर भागेगा, मतलब ये और दूर जाएगा। ये चीज़ गौर करते चलिएगा। तो सबसे पहला कंडीशन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है कि वस्तुएं, जब आप लोग जो है पॉइंट में लिख लें कि जब पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, तो इस स्थिति में वस्तु जो होता है फोकस पे बनेगा। दूसरी स्थिति जब वस्तु इनफाइनाइट मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो वस्तु वक्रता मतलब वस्तु नहीं, इमेज मतलब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। और जब वस्तु फोकस पे हो तो इसकी स्थिति मतलब प्रतिबिंब जो है इनफाइनाइट मतलब अनंत पे बनेगी। तो 1 से लेकर 5 तक का जो कंडीशन बताए हम आपको, इन सभी में प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो वास्तविक रूप से है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो उल्टा होता है। और ये स्थिति में आपको हम अभी जो बताएं कि दर्पण के तरफ जैसे जैसे आएंगे वो स्थिति जो है प्रतिबिंब की वो दर्पण से धीरे धीरे वो और दूर जाएगा। ठीक है, ये 5 कंडीशन समझ में आया। इसमें कुछ जो है वस्तु जो है धीरे धीरे, पहला जो कंडीशन बताएं उसमें वस्तु जो है बहुत छोटा बनता है, मतलब इमेज जो है बहुत छोटा बनता है। तो वो सब आपको हमको बताएंगे कैसे क्या होता है।
और छठा जो कंडीशन होता है वो वक्रता ये फोकस और ध्रुव, वो जो दर्पण का जो ध्रुव होता है इन दो के बीच में कहीं पे होगी वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक रूप से बनता नहीं है, ये वास्तविक नहीं होता है और इसे जो है आभासी रूप से प्रतीत दिलाया जाता है या बनाया जाता है। तो ये जो है इसकी स्थिति दर्पण के पीछे बनती है और ये जो है आभासी होता है और आभासी होगा तो वो सीधा होगा और ये वस्तु के अपेक्षा जो होता है वो बड़ा होता है। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग जो है अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बताएं, उस 6 स्थिति का जो है हम फिगर दिए हुए हैं वो फिगर में ध्यान से समझें और इसका फिगर देखेंगे कि जहाँ पे किरणें परावर्तन के बाद जहाँ पे वो काटती है, मतलब जो है एक दूसरे को जहाँ पे काट रही है वही जो है उस प्रतिबिंब की स्थिति है और वास्तविक जो होता है वो प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा, मतलब जो है नीचे होगा। ठीक है, अब जो है अब आते हैं कौन सा, अब जो है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो होते हैं वो 2 स्थिति होती है। आप लोग गौर करें या हमको बताइएगा कि क्या 2 से ज़्यादा स्थितियां हो सकती है, अगर होगा तो आप लोग को हम बताएंगे, आप लोग ये देखेंगे। तो हम जो जानकारी है वो 2 स्थिति के बारे में हम जानते हैं, तो वो 2 स्थितियां जो है समझे। तो सिंपल चीज़ है, अगर देखिएगा उत्तल दर्पण में ये आपका होता है पोल और इधर जो है इनफाइनाइट होगा और ये जो सीधी रेखा जाएगी क्या होगी, प्रधान अक्ष होगी। आप लोगों को बताया भी हम, ये हो गया फोकस और ये हमेशा जो है बराबर दूरी पे होगा तो हो जाएगा सी, ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो इसमें आप लोग थोड़ा गौर करें, इसमें स्थिति जो है 2 ही हो सकता है, मतलब 2 कंडीशन होंगे। दो कंडीशन होंगे और 2 कंडीशन कैसे होंगे थोड़ा समझिए। पहला तो वस्तु पहला स्थिति जो है वो इनफाइनाइट पे है और दूसरी स्थिति कहाँ होगी, वो इनफाइनाइट और दर्पण का जो ध्रुव है इस पे हो सकता है दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति आप सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है, तो आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि जो है ध्रुव पर हो सकती है। और आप लोग खुद बताइए किसी भी दर्पण का प्रतिबिंब जो है क्या दर्पण पे सटा कर कभी देखे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियाँ होती है और दोनों स्थितियों में क्या होती है, फिगर हमेशा जो है वो दर्पण के पीछे बनता है, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनती है वो आभासी होती है और आभासी होती है तो वो सीधा होगी। क्लियर हो गया। अब जो है वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज इसमें कैसा होता है, तो इस दर्पण में मतलब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का जो साइज होता है और वस्तु का जो साइज होता है उसको कंपेयर करते हैं और इसका डायग्राम देखिएगा आप लोग, तो हमेशा जो है छोटा बनता है और जब भी बनेगा तो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। तो इस प्रकार जो है उत्तल दर्पण का भी 2 कंडीशन हम बता दिए। अब जो है इन दोनों दर्पणों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये टॉपिक को आप लाएंगे और उसे अच्छे से समझें। तो बच्चों अब जो है जो दर्पण जो है उसका उपयोग जो है बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है हेडिंग लिखें अवतल दर्पण का उपयोग। तो पहला उपयोग जो होता है, पहला उपयोग जो है आप लोग देखे होंगे सैलून में या अपने घरों में जो भी करते हैं, तो दाढ़ी होता है या ये सब दाढ़ी जो होते हैं, मतलब जो स्थिति जो है हम बताए थे सबसे अवतल दर्पण में सबसे लास्ट कंडीशन, मतलब जो 6वां कंडीशन था कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होता है तो उसकी प्रतिबिंब कैसी बनती थी, तो वो वस्तु जो है आभासी बनता है और आभासी है तो सीधा बनेगा और काफ़ी बड़ा प्रतीत होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इस स्थिति में जो है जब हम लोग जो है सेविंग वाले में जो आईना पे जब देखते हैं अवतल दर्पण में जब नज़दीक होता है तो ये दाढ़ी जो है बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो ये जो है हमें जो है सुविधा होता है। तो इस प्रकार पहला जो हुआ दाढ़ी बनाने में। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रयोग जो होता है वो आपको डॉक्टर लोग करते हैं, डॉक्टर लोग जिसको हम
ENT कहा जाता है। ENT, ई मीन्स हो गया क्या आप, एन मीन्स क्या हो गया नोज, और टी मीन्स क्या होगा टंग। तो ENT जो डॉक्टर होते हैं उनका ये दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल समझिए, अगर मान के चलिए दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उससे देखना हो तो उस दर्पण को जब नज़दीक ले जाएगा, मीन्स वही छठा कंडीशन की स्थिति में जब ले जाया जाएगा तो वो जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हमको दिखाई देने में और अच्छा होगा और काफ़ी बड़ा भी दिखाई देगा। इसलिए वो जो है ENT जो डॉक्टर होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। ये दूसरा हुआ। अब तीसरा जो होता है मोटर गाड़ियों में भी यूज़ होता है। अब मोटर गाड़ियों में भी अगर बोले हैं तो ध्यान से सुनेंगे, इसमें भी जो है दो तरह का आता है। तो मोटर गाड़ियों के जो हेडलाइट होते हैं, हेडलाइट में समझिए क्या होता है। हेडलाइट मीन्स जो सबसे आगे होता है, जो रात में मीन्स नाइट में या जब अंधेरा हो जाए तो उस स्थिति में उससे लाइट निकलता है। आप लोग देखे होंगे गाड़ी में जो है दो तरह का ऐसा होता है और बीच में जो है बल्ब होता है और इसके चारों ओर जो है एक देखे होंगे चमकीला टाइप का पड़ा हुआ रहता है। जो चमकीला टाइप का जो परत होता है और यहाँ से जो है लाइट निकलता है। तो इसमें क्या होता है, उस बल्ब को जो है फोकस पे रखा जाता है और आपको पता है कि जब फोकस पे रखा जाएगा तो आप बताइए, अवतल दर्पण का पांचवा कंडीशन क्या था कि जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो इसलिए रखा जाता है कि जो बल्ब से जो निकला हुआ प्रकाश होता है वो प्रकाश जो अधिक से अधिक दूरी तक कवर करे ताकि जो है गाड़ी के आगे का जो दृश्य है वो दिखाई स्पष्ट रूप से दे। अब जो है अगला कंडीशन जो होता है वो सोलर कुकर में जो आपको कितना नंबर हो जाएगा, ये चौथा नंबर हो जाएगा। या सौर भट्टियों में आप लोग को अवतल दर्पण का पहला कंडीशन हम बताए हैं कि जब वस्तु जो है अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और बहुत छोटा बनता है और जितने भी किरणें आते हैं सबका बिंदु उसी बिंदु पे होती है, मतलब उसी बिंदु पे क्या होती है, अभिसारित होती है। तो उससे क्या होता है, सारे जो है सन के जो लाइट है वो एक बिंदु पे पड़ेंगे इस तरह से, तो सारा एनर्जी तो यहीं पे ना हो जाएगा। तो इस एनर्जी का जो है सौर भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ध्यान दें, 4 पॉइंट आपको बताया, 5वां पॉइंट भी लिख लें कि इसका प्रयोग जो होता है परावर्तन जो दूरबीन होते हैं, जब टेलीस्कोप होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि बताइए आप लोग को वही 5वां कंडीशन, जो फोकस पे अगर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब हम लोग को जो है वो दिखाई देता है, काफ़ी दूर तक उसका मतलब जो है प्रकाश जाएगा। तो इस प्रकार देखने में जो है वो प्रयोग किया जाता है। और सिंपल भाषा में याद रखें कि परावर्तन जो दूरबीन होते हैं, जो रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप होते हैं, उसमें ये प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो है पहला आपको दर्पण में किसका बताएं, अवतल दर्पण का प्रयोग हुआ। अब जो है अगला जो है इसी का मतलब गोलीय दर्पण का जो दूसरा दर्पण होता है उत्तल दर्पण, उसका उपयोग बताएंगे। तो उसका दर्पण में देखें, लिख लीजिए आप लोग कि उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में आप लोग जो है पहला लिखेंगे उत्तल दर्पण, जिसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहा जाता है, या इसको बोल सकते हैं क्या, यूजेज ऑफ। अगर दर्पण नहीं है मीन्स कहने का मतलब जो है उत्तल दर्पण का, तो यूजेज ऑफ क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो है पहला आप लोग लिखिए कि इस दर्पण का प्रयोग जो होता है, जो गाड़ियों में जो परिचालक होते हैं, मतलब जो ड्राइवर होते हैं, चाहे वो गाड़ी कोई भी हो, चाहे वो टू व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, तो उसमें देखे होंगे कि आप साइड में जो है मिरर लगा हुआ रहता है। साइड में इस तरह से ऐसा मिरर लगा हुआ रहता है और इससे क्या करते हैं कि हम अपने पीछे का दृश्यों का पता करने के लिए वो लगाया हुआ रहता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आप लोगों को पता है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु जो है
हमेशा जो है छोटा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो इस स्थिति को समझिए कैसे होता है। तो पहला, उसमें वस्तु जो होता है छोटा दिखाई देता है मगर वो सीधा दिखाई देता है, इसी कारण वो साइड मिरर के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। एक और कंडीशन ये है कि जब वस्तु छोटा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, क्षेत्र जो है बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जो हम आगे हैं इस तरह से, तो पीछे का बड़ा क्षेत्र दिखाई देने के लिए उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों जो प्रयोग है वो बताएं। आप लोग को एक डाउट हम क्लियर कर दे रहे हैं कि आप लोग सोचते होंगे कि साइड मिरर में समतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो समतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं, मगर समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब का जो क्षेत्र जितना होगा वही दिखाई देगा। मतलब जो है उस क्षेत्र को बड़ा वो नहीं कर पाएगा, मतलब वस्तु को छोटा जो प्रतिबिंब है वो हमको दिखाई नहीं दे पाएगा। मगर उत्तल दर्पण में क्या है कि जो वस्तु क्षेत्र जो पीछे का जो दृश्य है पीछे का, उस दृश्य को दिखाएगा और काफ़ी बड़े क्षेत्र में दिखाएगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दर्पण है तो मान के चलिए पीछे 2 गाड़ी वाले हैं, तो उस गाड़ी वाले का तो दिखाएगा ही, उसके साथ साथ उसके आसपास का जो बड़ा क्षेत्र है वो भी दिखाई देता है। इसी कारण उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। तो इस प्रकार जो है दर्पण आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। अब जो है इसी में अगला टॉपिक जो है दर्पण का आवर्धन आता है, और एक टॉपिक जो बच जाएगा आपका दर्पण का चिन्ह परिपाटी। तो ये जो टॉपिक जो है अगले वीडियो में हम डालेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और जो परेशानियां हों उन्हें बताइए, ताकि हमें भी कुछ आप लोग को तरफ से कुछ रिप्लाई या कमेंट आएगा तो हमें और अच्छा लगेगा कि बच्चे जो है और अच्छे से समझ रहे हैं, और जहाँ पे परेशानियां हैं उसे हम और अच्छे से आपको ख़त्म करेंगे। तो इस प्रकार जो है चैनल स्टडी विद शैलेंद्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।